रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिश IAS में। आज जो है आपके बजट के क्लास होने वाले हैं। बजट 2021-20 आर्थिक समीक्षा के क्लासेस जो हैं आपके हो चुके हैं और बजट के क्लास आज समाप्त हो जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को भी साथ में पढ़ा दूं, लेकिन बाद में उचित नहीं लगा, इसलिए उससे मैं कल नोट्स दे दूंगा, क्लास दे दूंगा 15वां वित्त आयोग का। तो जो बजट आपका है 21-22 का, तो भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसका एक सिंपल प्रारूप होता है, ठीक है। तो मैं हल्की फुल्की चर्चा करूंगा, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। उसके बाद फटाफट जो है क्लास हो जाएगा। बजट पर संकेंद्रित होकर परीक्षा पे होगी सामग्री, चूँकि यथाशीघ्र आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, कोई भी बजट, किसी भी वर्ष का बजट, ये बजट के बारे में थ्योरेटिकल क्लास नहीं है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है 21-22 में वो क्लास है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका क्लास इकोनॉमिक्स के क्लासेस के दौरान जब समय आएगा मैं ले लूँगा, ठीक है। अभी जो है हल्का फुल्का जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको बजट को समझने में मदद मिले। जैसे ये बजट है 2021-22 का, आर्थिक समीक्षा था आपका 2020-21 का, एक साल पहले का होता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अंतर है, ठीक है। बजट अगर आप घर का बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए घर का बजट बनाते हैं, तो जो समय बीत गया है उसका बनाइएगा या जो समय आने वाला है उसका बनाइएगा। तो बजट कब का बनेगा? पूरा महीना का अगर बनेगा तो क्या 31 तारीख को बनाइएगा जुलाई का बजट, कि पूरा जुलाई का चलो बजट बनाते हैं, कि 1 जुलाई को बनाइएगा? 1 जुलाई को बनाइएगा, नेचुरली है। देश का जो बजट होता है वो 1 साल के लिए बनता है, ठीक है, और वह लागू होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसलिए इसे बजट अनुमान भी कहा जाता है। अब बजट प्रस्ताव वर्ड भी इसमें यूज होता है कि ये सब प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। एक अनुमान लगाया जाता है कि इस ढंग से जो है मनी आएगा और इस ढंग से जो है हम लोग खर्च करेंगे, यही होता है आपका बजट। और फिर जो होता है आपका, ठीक जब अगला बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उससे ठीक पहले आपका जो है समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है। जो भी बजट में हमने कहा था उसमें हमारी जो है उपलब्धि क्या रही, ठीक है, हर क्षेत्र में उसकी जानकारी जो है पहले वित्त मंत्री दे देते हैं। उसके बाद जो है बजट, अगला बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, बजट की प्रक्रिया जो है आपका सितंबर माह में ही शुरू हो जाती है। अलग अलग विभाग और मंत्रालयों से ये जानकारी मांगा जाता है कि अगले बजट में, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में आपकी क्या संभावनाएं हैं व्यय की, एक्सपेंडिचर्स की, वो आप लोग जो है जानकारी दीजिए, ठीक है। उसके अनुसार जो है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग वगैरह मिल करके बैठते हैं। जो नोडल भूमिका आता है इसमें, केंद्रीय भूमिका में जो रहता है वो वित्त मंत्रालय रहता है। उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। बजट को जो है वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद से पारित करवाना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ पर भी धन विधेयक की बात होती है, विनियोग विधेयक के संचित निधि से धन अगर लेना पड़े, ठीक है, तो पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर संचित निधि से धन लेना पड़ता है तो विनियोग विधेयक जो है संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 114 के तहत पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप संचित निधि से धन ले सकते हैं। तो बजट तो आपका क्या होता है, बजट में आप सिंपल समझ लीजिए। एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं अभी, कि अगर आप घर का भी बजट मान लीजिए बनाएं कि जुलाई माह में जो है 15,000 हमको खर्च करना है, ठीक है, और आपका इनकम है अलग अलग स्रोतों से 11,000 रुपया, तो खर्च कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। लेकिन 15,000 आपको एनी हाउ उस मंथ में जो है ज़रूरी है, कोई ऐसा कारण है, तो 4,000 कहाँ से आएगा? उधारी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बजट इसीलिए कहा जाता है, ये छोटा लेवल पर, इकोनॉमिक्स को हमेशा समझिए छोटा लेवल पर, कोई अंतर नहीं है ना। घर का इकोनॉमी में कोई अंतर, घर का इकोनॉमी जो है वही चीज़ आपका होता है कंट्री का हायर लेवल का इकोनॉमी। अगर आपको 15,000 खर्च है इस मंथ में और आपका 11,000 इनकम है,
तो आप 11,000 के रहते हुए अब 15,000 कभी नहीं, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं इकोनॉमी का जो कि 11,000 रुपये आपके पास है और आप 15,000 खर्च कर दीजिए, पॉसिबल एकदम नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा समझने का चीज़ है। तो अगर आपको 15,000 खर्च करना है तो 4,000 आपको कहीं से इंतजाम करना होगा, उधारी लेना होगा, कुछ भी करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 15,000 आपका इंतजाम हो गया। अब आप जो है 15,000 खर्च कर देंगे। उसी ढंग से देश में होता है। देश में पहले जो है व्यय का अनुमान लगा लिया जाता है बजट में। ठीक है, कि हमारा जो है इस वर्ष 15 लाख करोड़ रुपया, वहाँ 15 लाख लग जाता है करोड़ रुपया टाइप का, यहाँ 1,000 में रहता है घरेलू बजट में। ठीक है, साल भर का तो नहीं, मंथली बजट बनाया जाता है, तो वहाँ तो साल भर का बजट बनता है। अगर 15 लाख करोड़ रुपया है और हमारा इनकम 12-13 लाख करोड़ रुपया ही है, तो जो भी आपका बच रहा है वो तो उधारी वगैरह लेना ही होगा। देश के अंदर से आप ले सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, देश के बाहर से कर सकते हैं। इसीलिए बजट जो हमेशा होता है संतुलित होता है व्यवहार में, नहीं तो बजट ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको खर्च आपने निर्धारित किया है, आपका इनकम हो या ना हो, ठीक है, अगर उतना खर्च आपको करना है तो इंतजाम तो करना ही होगा। अगर 15 लाख करोड़ रुपया हमारे देश को खर्च करना है किसी वित्तीय वर्ष में और हमारा इनकम 12 लाख करोड़ रुपए का है उस वर्ष में, अनुमान, वो भी अनुमान है। ठीक है, हम अनुमान लगाएं 12 लाख आएगा और खर्चा जो हो जाएगा 15 लाख, तो 3 लाख किसको कौन इंतजाम करेगा? घर में कौन इंतजाम करते हैं? घर के मुखिया करते हैं, हेडमैन जो होते हैं। ठीक है, माता पिता या दोनों जो भी हो। तो वहाँ पर सरकार है, केंद्र सरकार केंद्र में है, राज्य सरकार राज्य में है, उनको इंतजाम करना है। नहीं कर पाएंगे तो सरकार से जो है उनको पद से इस्तीफा देना होगा। बजट अगर नहीं पारित हुआ ना संसद में, तुरंत इस्तीफा देना होगा। धन विधेयक वगैरह फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर पॉलिटी में चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर 15 लाख करोड़ है तो 15 लाख तो इंतजाम होगा। बजट में आप देखिएगा आय व्यय एकदम बराबर होता है, इसलिए जो आपका सैद्धांतिक रूप से हमेशा जो है संतुलित बजट होता है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहला चीज़। चलिए बजट के प्रारूप को हल्का सा आप जो है, कोई भी वर्ष का बजट हो उसका प्रारूप यही होगा। ठीक है, सारा चीज मैं नहीं लिखूंगा, मुख्य मुख्य चीज लिखूंगा। पहले जो है 4 साल में अगर बजट 2021-22 का है तो 2 वर्ष पूर्व जाइए, वहां से शुरू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ होगा आपका 2019-20। ठीक है, और जस्ट पिछले वित्तीय वर्ष जो होगा वो 2 बार लिखाएगा बीच में, 2020-21, 2020-21, और यह वित्तीय वर्ष जो होगा 1 बार लिखाएगा। क्लियर? ये जो होगा वास्तविक डाटा होगा, 2 वर्ष पुराना है, पूरी तरह से एकदम रियल डाटा होगा, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। ये जो पहला आपका होगा अनुमानित, और ये होगा संशोधित अनुमान। और यहां जो होगा आपका अनुमानित। और अगले वर्ष जब जाएंगे ये हट जाएगा, इसका कन्फर्म आ जाएगा 20-21 का, और 21-22 का सेम आ जाएगा। पहले ये वाला जो आज का बजट में है सेम टू सेम यहाँ उतर जाएगा, उसके बाद जो संशोधित अनुमान होगा उसके बाद यहाँ 22-23 लिखा जाएगा। ठीक है, और इस साइड जो आपका होता है, यहाँ पहले राजस्व व्यय के बारे में बात किया जाएगा, फिर पूंजीगत व्यय,
फिर कुल व्यय का वह भी बात कर लिया जाता है, फिर राजस्व आय, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ घाटा के बारे में बात कर लिया जाता है। पूंजीगत प्राप्ति होता है, ये सामान्यतः नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका राजस्व घाटा का बात होगा, राजस्व घाटा के बाद राजकोषीय घाटा, फिर प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा। इतना जो है इसके अंदर भी कुछ कुछ रहता है, राजस्व आय है, पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत व्यय है, राजस्व व्यय है, इसके अंदर भी कुछ कुछ रहता है, उसको भी बीच बीच में जो है पॉइंट डाल करके यहाँ पर डाल दिया जाता है, ठीक है। उसको जब बजट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर समझ जाइएगा। तो यहाँ हो गया राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, कुल व्यय, और राजस्व, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व आय, ठीक है। देखिए आय और प्राप्ति में बहुत फेरा है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, 4 प्रकार का घाटा जो है वर्तमान बजट में इनपुट किया जाता है। ये हुआ आपका बजट का प्रारूप, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्राप्ति और आय, रिसिप्ट एंड इनकम, ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। यही अंतर समझ लीजिएगा तो घाटा जो है पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। देखिए राजस्व आय के बारे में मैंने पहले भी बात किया है, समीक्षा में पढ़ाते समय जो भी आपको बताया गया था हल्का फुल्का, राजस्व आय और राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व आय बिना कुछ किए प्राप्त होता है एक तरह से मान लीजिए, और हालांकि इसमें बहुत चीज़ है, ठीक है। जैसे राजस्व आय में कर प्राप्ति, ठीक है, कर आय भी बोल सकते हैं, प्राप्ति भी, राजस्व के साथ कुछ भी जोड़िए प्राप्त तो हो ही रहा है। तो कर से प्राप्त आय, गैर कर आय, ठीक है, और अनुदान वगैरह, ठीक है। किसी देश से अनुदान मिल रहा है, अंदर से अनुदान किसी के द्वारा मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपदा आया तो पब्लिक भी देती है, तो वो सब भी राजस्व आय में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको चुकाना नहीं पड़ता है राजस्व आय का। पूंजीगत आय जो होता है, प्राप्ति स्पेशली, ठीक है, ये जो आपका होगा ऐसा प्राप्ति जिसको चुकाना है, तो इसमें सबसे बड़ा जो स्रोत होता है चुकाना नहीं है सरकार को, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्ति, रिसिप्ट, ये जो है ऋण सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है। तो ये जो है आपका चुकाना है। एक होता है नहीं चुकाने वाले पूंजीगत प्राप्ति, या पूंजीगत आय भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं चुकाना है, ठीक है। जहाँ नहीं चुकाना है वहीं पर जो है आय का प्रयोग होगा, क्लियर। तो प्राप्ति और आय में पहले अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, आपको जो है 20,000 वेतन है, तो 20,000 आपका हुआ आय, ठीक है, आपका मेहनत के बदले वो मिला। लेकिन अभी मैंने बताया कि आप जुलाई माह के बजट बनाते हैं और इनकम है 11,000 और खर्च उस महीना में होने वाला है 15,000,
तो 11,000 से 15,000 जो 4,000 बैलेंस हो आप उधारी लेंगे ना। क्लियर? 11,000 आपका इनकम है, खर्च है उस महीना में 15,000, तो 4,000 तो आप लीजिएगा ना उधारी। क्लियर? तो कितना आया आपके पास उस महीना में? 15,000। तो आप खर्च करने में सक्षम हुए। ठीक है, बजट हो गया 15,000, 15,000 शून्य माइनस कीजिएगा तो। लेकिन ये आपका आय था 11,000 रुपया। क्लियर? और ये जो 15,000 है ये है आपका प्राप्ति, चूंकि आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, आपके हाथ तक वो मनी जो है पहुंचा है, जैसे भी पहुंचा है। तो प्राप्ति में पैसा किसी भी विधि से आपके पास आ जाए वो होता है प्राप्ति। ठीक है, लेकिन आय जो होता है ऐसा मनी जो आपको वापस नहीं करना पड़े। दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। यही डिफरेंस को हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा में होता है कितना अगर निकालना है तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। यहाँ आय लिख सकते हैं, प्राप्ति को जरूर प्राप्ति भी लिख सकते हैं, राजस्व के साथ दोनों चलेगा। ये जो आएगा आपका राजस्व घाटा हुआ। पूंजीगत घाटा अगर निकालना है तो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, या फिर आय, प्राप्तियाँ वहाँ पर लिखना होगा। प्राप्तियाँ लिखने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कैसे गड़बड़ हो जाता है। जो राजकोषीय घाटा है ये है आपका राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा। जो आएगा आपका प्लस देय ऋण या उधार। ठीक है, जो उधार आपको देना है। क्लियर? ये आपका है राजकोषीय घाटा का सूत्र। कैसे है देखिए, शॉर्ट लेवल पर ही लेते हैं। जो उदाहरण शुरू से मैं बता रहा हूं उसी को ले लेता हूं। एक परिवार है, जुलाई माह का उसका खर्च जो है व्यय वो 15,000 रुपया है। उसके पास 11,000 रुपया जो है किसी तरह से आया है। ठीक है, इनकम अपना है। 4,000 वो क्या किया, उधारी ले लिया, तो हो गया 15,000। क्लियर? जब ये 15,000 हो गया तो इसका अगर घाटा निकालिएगा उस परिवार का तो 15,000 में यानी कि व्यय माइनस आय, प्राप्ति कर दीजिए। 15,000 माइनस 15,000, 0 रुपया घाटा बता रहा है प्राप्ति के अनुसार। ये जो है आपका प्राप्ति है और ये आय है, तो यहाँ पर तो 0 रुपया बता रहा। लेकिन ये आपका सिंपल ये घाटा पहले निकलता था इस ढंग से, भारत का घाटा। इससे जो है घाटा बहुत कम दिखने लगता था। लेकिन राजकोषीय घाटा निकालने की प्रक्रिया जब से शुरू हुई तब कहा गया कि ये गलत है, व्यय माइनस प्राप्ति नहीं, व्यय माइनस आय होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये मेरा पैसा है तो चुकाना है। 4,000 जिससे लिए हैं उसको तो देना है ना, उसको आप घाटा के लिए जो है माइनस नहीं कर सकते हो। जब आपका पैसा है ही नहीं, वो तो प्राप्ति है,
तो घाटा निकालने के लिए कैसे माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पर यही कहा गया कि राजकोषीय घाटा के लिए व्यय माइनस आय होना चाहिए, ना कि व्यय माइनस प्राप्ति। व्यय कितना है 15,000 माइनस 11,000, क्लियर, ये हुआ 4,000 रुपया। घाटा आ गया 4,000 रुपया जो उधारी था। ये सही हुआ कि वो सही हुआ, आप खुद सोचिए, ठीक है। इसलिए जो राजकोषीय घाटा होता है ये होता है व्यय में आय को घटाया जाता है जो अपना आय होता है। और अगर इस ढंग से घाटा निकाल दिया गया व्यय माइनस प्राप्ति, ठीक है। अगर राजकोषीय घाटा में आप डायरेक्ट करते हैं व्यय माइनस प्राप्ति, क्लियर, तो ये आप कर देंगे 15,000 माइनस 15,000। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि जो भी उधारी आप लिए हैं लास्ट में जोड़ दीजिए प्लस देयताएं, ठीक है, यानी कि उधारी। तब क्या होगा 0 प्लस 4,000 बराबर 4,000 रुपया, तो भी आ जाएगा। अगर इस सूत्र से निकालते हैं तो लास्ट में आपको उधारी जोड़ना होगा, ठीक है। यही राजकोषीय घाटा है, यानी कि जो भी आपका आया पूंजीगत घाटा और राजस्व घाटा अगर आप प्राप्ति के आधार पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितना उधारी आपने लिया है उसको जोड़ देना है, क्लियर, वही होता है आपका राजकोषीय घाटा। तो इस ढंग से राजकोषीय घाटा आप समझ गए होंगे। इसका मूल में अभी फिलहाल यही समझिए, जब फिर क्लास लूँगा कि व्यय माइनस प्राप्ति नहीं करना है राजकोषीय घाटा निकालने के लिए, व्यय माइनस आय करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है बजट के क्लासेस करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी कुमार स्वागत है फिर से एक बार रेनिश IAS में। आशा है कि आप राजकोषीय घाटा को समझ चुके होंगे। हमेशा ये याद रखिएगा जो आप ऋण लेते हैं उसको कभी नहीं माइनस करना है, क्योंकि उससे आपको लौटाना है, ठीक है। चलिए केंद्रीय बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण पक्षों को देखते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है 2 मई के लिए। पहले तो ये जान लीजिए जो मैंने अभी जस्ट बताया कि बजट अनुमान होता है और प्रस्ताव होता है। चलिए अब बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं। 2021-22 के लिए बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में पेश किया गया, क्लियर। यह मोदी काल का 8वां बजट था और निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया लगातार 3रा बजट था मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में। केंद्रीय बजट इस बार जो है डिजिटल रूप में आया है और कागजी प्रपत्रों में बजट का प्रकाशन नहीं हुआ, किया ही नहीं गया, ठीक है। एक नई प्रथा, एक नई परंपरा की जो है शुरुआत हुई है। तीसरा नंबर जो है देखिए लिखा हुआ है इस बजट में विशेष रूप से स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना को महत्व दिया गया। आधारभूत संरचना तो चलिए एक समान प्रक्रिया है, लेकिन स्वास्थ्य को क्यों महत्व दिया गया आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना से प्रभावित अभी भी देश से पिछले 1 साल से रहा है, तो एक तरह से मरम्मती जो है, जो भी क्षति हुई है उसकी मरम्मती बहुत ज़रूरी थी, और उस स्वास्थ्य सेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है देश को हुआ है। वित्त मंत्री के द्वारा मात्र 50 मिनट का भाषण दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है, ठीक है। 2017 से जो है रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया है, जो आपका अकवर्थ समिति की सिफारिशों के बाद रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। ये जो 50 मिनट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर, वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट के 6 स्तंभ बताए गए, कुल 6 स्तंभ हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत याद नहीं भी कर पाते हैं, ताकि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप आराम से देख सकें, छाट सकें। ये नंबर है स्वास्थ्य और कल्याण। चलिए बी नंबर क्या है आधार स्तंभ में, भौतिक वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, यानी कि फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो है सी नंबर आकांक्षी भारत का समावेशी विकास और इंक्लूसिव डेवलपमेंट
फॉर इंस्पायरेशनल इंडिया। समावेशी विकास का अर्थ होता है निम्न वर्ग तक का विकास, केवल उच्च वर्गों का या कुछ समूह का ही विकास नहीं हो। इसमें आप एग्जाम्पल एक ले सकते हैं जनधन योजना, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल बैंकिंग जो है एक्सेस सभी लोगों तक पहुंचाया गया जनधन खाता खुलवा करके। वो भी जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। समावेशी विकास आपके मुख्य परीक्षा में भी है, जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में। डी नंबर है मानव पूंजी का शक्तिवर्धन, यानी कि मानव पूंजी को ज़्यादा सक्षम बनाना, ठीक है। इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि आप प्रशिक्षण देकर शक्तिवर्धन बनाइए, और या फिर शिक्षा ज़्यादा, सभी को शिक्षित होना चाहिए, उससे भी मानव जो है रिसोर्स बन जाता है, पूंजी बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। आगे आइए अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभिनव और अनुसंधान और विकास का ही जो आपका परिणाम है कि विकसित देश जो हैं इतने अधिक विकसित हैं और आर्थिक संकेंद्रण जो है वहाँ पर होता जा रहा है। चाहे मोबाइल बनाना हो या किसी का टीका बनाना हो या मेडिकल क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, हर जगह जो है उन लोग अपने अनुसंधान और विकास के बल पर आगे बढ़ते हैं, और वहाँ के अनुसंधान और का जो केंद्र होते हैं वहाँ के विश्वविद्यालय होते हैं। और हमारे विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है आप देखते ही हैं। अगला जो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक प्रशासन में ये आएगा तब पूरी तरह से समझेंगे। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, MGMG इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस पेज से जो है हम लोग वास्तविक बजट में इन कर चुके हैं, ठीक है। अभी बजट के बारे में मैंने हल्का फुल्का चीज़ बताया, विशेष रूप से मेरा जो प्रयास रहा कि बजट के प्रारूप को समझा दूं और राजकोषीय घाटा को समझा दूं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बजट देखिए अनुमान होता है आने वाले वर्ष का, ये कोई आपका सटीक नहीं होता है, इस अनुमान में फिर संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर अनुमान में वित्त मंत्री के द्वारा क्या बताया जाता है उसको देखिए। सरकार के प्रतिनिधि होती हैं वो संसद में, उनका कहना होता है कि हम लोग जो है इतना व्यय अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि अगले 1 साल में करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में। व्यय उन्होंने बता दिया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलिए हम लोग 30 लाख करोड़ रुपए जो है व्यय करने जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही बताने से उनका काम नहीं चलेगा। बजट केवल यही नहीं कि बता दिए इतना लाख खर्च करने, ये भी बताना होगा कि हम लाएंगे कैसे इतना पैसा। क्लियर? संसद को यानी कि पूरे देश को ये बताना होगा कि हम जो है 30 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, लाएंगे कहाँ से। तो उसके लिए फिर बताया जाता है कि जो आय होगी जिसको सार्वजनिक आय, सरकारी आय को सार्वजनिक आय कहा जाता है, सरकारी व्यय को सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है, सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। उनका फिर बताना होता है कि देखिए हम लोग यहाँ से लाएंगे, कुछ जो अपना टैक्स रिसोर्सेज के बारे में बताती हैं, कुछ नॉन टैक्स के बारे में, आय गैर कर, ठीक है, कर और गैर कर के बारे में बताती हैं, कहाँ से अनुदान मिलने की आशा है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। उसके बाद भी मान लीजिए 30 लाख करोड़ रुपए में हुआ आपका 22-23 लाख करोड़ रुपया पहुंचा, तो बाकी 7-8 करोड़ का क्या बताएंगे वो कि ये सब जो है हम लोग ऋण लेने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं। लोन में फिर बताना होगा उनको कि देश के अंदर से कितना लोन ले रहे हैं, देश के बाहर से कितना लोन ले रहे हैं, ठीक है। यही होता है आपका बजट। क्लियर? उसके बाद सारा चीज़ होने के बाद फिर घाटा निकाला जाता है, क्योंकि लोन तो आपका प्राप्ति में शामिल होगा, रिसिप्ट में, इनकम तो है नहीं, वो तो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी उधारी होगा जिस ढंग से मैंने बताया है वो उधारी जो है जुड़ जाता है, ठीक है, घाटा में ही जुड़ेगा जितना भी उधारी लेंगे। इसलिए सरकार कोशिश करती है कम से कम उधारी लें, जितना ज़्यादा उधारी सरकार लेगी उतना ही राजकोषीय घाटा जो है बढ़ जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए अब सार्वजनिक व्यय पर बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर 2020-21 पिछले बजट का बात हो रहा है, में 30,42,230 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। लेकिन कोरोना का ऐसा अचानक संकट आया कि खर्च हो गया आपका लगभग 34 लाख, ये 83 नहीं होगा, 50,50,000 होगा, ठीक है, इसको सुधार दूंगा। 34,50,000 करोड़ रुपए जो है खर्च हो गए, यानी कि 30-30.5 लाख की जगह 34.5 लाख जो है खर्च हो गए। यानी कि जो 30.5 लाख की जगह 34.5 लाख लगभग खर्च हुए, तो 4 लाख करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ
वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ उसकी भी जानकारी आर्थिक समीक्षा के दौरान जो है वित्त मंत्री के द्वारा दे ही दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना था उसके तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया 5-5 केजी पर कैपिटा, ठीक है, 4 माह तक। उसके अलावा तरह तरह से भी सब्सिडी वगैरह प्रदान किए गए जो आपका, उसके अलावा अन्य कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया गया ताकि किसी को भूख से नहीं मरना पड़े या दवा से नहीं मरना पड़े। स्वास्थ्य सेक्शन पे बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, तो 4 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा खर्च हो गया था पिछले बार। और वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 की जहाँ तक बात है तो इस संदर्भ में क्या प्रस्ताव है कि हम लोग कितना व्यय करने जा रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा हम लोग 34,83,236 करोड़ रुपए जो है व्यय करने जा रहे हैं, यानी कि लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का व्यय इस बार होने वाला है इस वित्तीय वर्ष में। लमसम में अगर बात कीजिए तो इसमें राजस्व व्यय जो होगा 29,29,000 करोड़ रुपए का होगा और पूंजीगत खाता में जो व्यय होगा 5,54,236 करोड़ रुपए। एवरेजली आप मान के चलिए 29 लाख करोड़ रुपए और 29.5 लाख और 5.5 लाख मान लीजिए, ठीक है, तो 35 लाख हो जाएगा। एवरेजली मान लीजिए 29.5 लाख करोड़ रुपए राजस्व खाता और पूंजीगत खाता में 5.5 लाख करोड़ रुपए। राजस्व खाता में क्या आता है? वेतन, पेंशन, रक्षा, ब्याज, सब्सिडी वगैरह, ठीक है, जो वापस नहीं लौटता है। और इसमें जो सर्वाधिक अभी चल रहा है ब्याज भुगतान, और इसका जो अनुमान इस बार भी लगाया गया है 2021-22 में कि ब्याज भुगतान ही सर्वोच्च, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में आपका ये हो गया। तो आप इस ढंग से इसको याद कर सकते हैं कि जो कुल व्यय हुआ आपका 35 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य भारत सरकार ने इस बार रखा है, जिसमें राजस्व खाता 29.5 लाख 29.5 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय जो होगा, जिसे जो है आपका पूंजीगत व्यय जिससे कुछ संरचना बनता है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बना या फिर आपका बड़ा बड़ा अस्पताल बने, स्कूल बने, किसी दूसरे देश को ऋण दिया गया, ठीक है, ये सब किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में आएगा, जिससे लाभ प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका 35 लाख करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व व्यय 29.5 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय 5.5 लाख करोड़ रुपया और सर्वाधिक जो है राजस्व खाता में ब्याज भुगतान, और ये है लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। चलिए, राजस्व व्यय में सर्वाधिक व्यय का अनुमान है जो 8.1 लाख करोड़ रुपये मैंने बताया है, उसका एक्यूरेट जो है आंकड़ा 809701, उसको याद करने का नहीं ज़रूरत है। चलिए, अब सरकार क्या बताती है कि हमने जो है इतना व्यय करना है। अब सार्वजनिक प्राप्ति और आय, ठीक है, प्राप्ति आय में मैंने अंतर समझा दिया है। प्राप्ति में ऋण भी शामिल होता है, आय में ऋण शामिल नहीं होता है। तो हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होने वाला है धन, ठीक है, जो हम खर्च करेंगे। तो पहला जो है राजस्व प्राप्ति यहाँ पर भी होगा और पूंजीगत प्राप्ति, इन दोनों को बाद में मैं बताता हूँ कि क्या क्या इसमें आता है। राजस्व प्राप्ति जो टारगेट किया गया है 17,88,424 करोड़ रुपया आशा है कि, यानी कि 18 लाख करोड़ रुपया लगभग आशा है कि प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप एवरेजली कितना पढ़ सकते हैं? 18 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति का कितना आशा व्यक्त किया वित्त मंत्री ने? 16,94,812 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 17 लाख करोड़ रुपए। तो 18 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति 17 लाख करोड़ रुपए, दोनों जोड़िए 35 लाख करोड़ रुपए एवरेजली आ जा रहा, जिसको व्यय करना है। अब बताते हैं वित्त मंत्री कि राजस्व आय में कर से कितना प्राप्त होगा और गैर कर से कितना प्राप्त होगा। तो कर से प्राप्त होगा 15,45,396 करोड़ रुपए, इसको 15.5 लाख करोड़ रुपए कर सकते हैं। सारा लाख करोड़ रुपया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गैर कर से जो 2,43,028 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान सकते हैं जो 15.5 लाख और 2.5 लाख, क्लियर, 15.5 लाख और 2.5 लाख, तो हो जाएगा लगभग 18 लाख करोड़ रुपए। तो गैर कर से 2.5 लाख करोड़ रुपए और कर से जो है 15.5 लाख करोड़ रुपए।
पूंजीगत प्राप्ति जो है 17 लाख करोड़ रुपए की आशा व्यक्त की है वित्त मंत्री ने, जिसमें ऋण प्राप्ति जो है वो होगा आपका 15 लाख करोड़ रुपए लगभग। नीचे करोड़ रुपए गलती से लिखा है, सही है 15 लाख तो पर है ही, 15 लाख करोड़ रुपए। और ऋण वसूली के रूप में 13,000 करोड़ रुपए, बहुत कम है क्योंकि भारत जो है ऋण देता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्याज मिला, कुछ ऋण वसूली हुआ, तो अनुपात जो है पूंजीगत प्राप्ति में इसका ज़्यादा होना चाहिए था ऋण वसूली का, लेकिन ऋण प्राप्ति का ही ज़्यादा है क्योंकि भारत एक पिछड़ा और विकासशील देश से। देखिए फ्यूचर में शायद ऋण प्राप्ति कुछ घटे, ऋण कम से कम लेना पड़े ही। जो आपका 1.5 लाख वो जो 15 लाख करोड़ रुपया है, ये बहुत ही आपका जो है नुकसान, लेकिन तब नहीं नुकसान करेगा अगर ऋण जो लिया गया है उसका सदुपयोग किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, लोगों को कुशल बनाने में, प्रशिक्षित बनाने में। लेकिन इसी 15 लाख करोड़ रुपया को अगर भ्रष्ट तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा तो देश पर बोझ बन जाता है, मुद्रास्फीति को क्रिएट करता है। चलिए आगे। अब चलिए आप समझ गए कि सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है व्यय करने का और उसको कैसे जो है उस खर्च को किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, उस खर्च के विरुद्ध आय को, प्राप्ति को कैसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ समझ लीजिए जिससे समझने में बजट को आसानी होगी। पहला नंबर है देय ऋणों से प्राप्त ब्याज राजस्व आय में शामिल होता है, ठीक है। देखिए अगर आप ऋण दिए हैं कहीं, हमारा देश मान लीजिए 100 रुपया किसी देश को ऋण दिया है, क्लियर, तो ये व्यय कौन सा हो जाएगा, पूंजीगत व्यय हो जाएगा। उस पर कुछ ब्याज लेगा सरकार, मान लीजिए 5% ब्याज लेता है, तो 5 रुपये हर साल प्राप्त होगा भारत सरकार को। ये 5 रुपया जो है राजस्व आय में जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर 100 रुपया जिस देश को दिया है भारत ने, पूरा का पूरा 100 रुपया लौटा देगा, तो ये जो है पूंजीगत आय प्राप्ति में चला जाएगा, क्लियर। या पूंजीगत आय भी बोल सकते हैं क्योंकि अपना ही पैसा है, लौटाना तो नहीं है, ठीक है। समझ गए ना। ब्याज जो आएगा, कोई भी ऋण हम लोग देते हैं, अगर ब्याज आएगा तो होगा राजस्व में, राजस्व आय में शामिल होगा। और अगर पूरा का पूरा एक साथ वापस आ जाता है तो पूंजीगत प्राप्ति में। इसी तरह से जो सार्वजनिक उपक्रमों का एक विनिवेश का दौर चला हुआ है, सरकार छोड़ना चाहती है, निजी क्षेत्र को देना चाहती है, ठीक है। तो जितने भी विनिवेश से प्राप्त होंगे या फिर पूरा का पूरा बेच दिया जाएगा, क्लियर। ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक उपक्रम जो है यानी कि सरकारी उपक्रम जो हैं, जैसे सेल है बोकारो का, तो ये उसका अगर विनिवेश या LIC का विनिवेश होने वाला है 49%, अभी है 74 होने वाला है, इसी बजट में आगे आएगा। तो जो भी पैसा आएगा वो पूंजीगत खाता में आएगा, लेकिन उससे जो लाभ हर साल प्राप्त होता है वो राजस्व में आएगा, ठीक है। वो कौन सा आय होगा, राजस्व आय होगा। पूरा विनिवेश कर दिया जाए, पूरा बेच दिया जाए तो पूंजीगत प्राप्ति होगा। आगे आइए, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति 2 प्रकार के होते हैं, कर राजस्व और दूसरा कर भिन्न राजस्व या गैर कर राजस्व बोलते हैं। कर राजस्व में आप जानते ही हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे GST हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया। इस पर चर्चा जो है समीक्षा, आर्थिक समीक्षा में हो ही चुका है, ठीक है। GST सबसे बड़ा स्रोत जो है अप्रत्यक्ष कर का है, निगम कर इधर है आपका बड़ा स्रोत। आयकर और निगम कर में प्रतिस्पर्धा चलता रहता है बड़ा स्रोत बनने में, प्रत्यक्ष कर में। आय और प्राप्ति, इसको मैंने समझा दिया है वीडियो में। आय जो है लौटाना नहीं पड़ता है, प्राप्ति में आय के साथ साथ ऋण भी शामिल होते हैं, ठीक है। कर और शुल्क। कर जो है नागरिकों का उत्तरदायित्व होता है देना, ठीक है। सरकार आपके लिए क्या कर रही नहीं कर रही उसको आपको नहीं सोचना है। जो भी सड़क बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, आप एयरपोर्ट में सुविधा देखते हैं या तरह तरह के रेलवे में सब रेलवे का सुविधा आपका है, तो कहाँ से आता है, वो ही टैक्स से, ठीक है, जो आप देते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से डिमांड उसके लिए नहीं कर सकते हैं, बस आपका उत्तरदायित्व है चुकाना। शुल्क है जब किसी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी सेवा के बदले कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे चुंगी शुल्क ले लिया जाता है, टोल टैक्स, ठीक है, टैक्स बोला जाता है, शुल्क है वास्तव में, ठीक है। उसके बाद जो है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति कहाँ से आती है, जो आप ऋण दिए हैं वो वसूली कर लिए, ठीक है, तो नहीं चुकाने वाला
जो है पूंजीगत प्राप्ति है। ऋण का अगर हो तो आप ही का पैसा था ना, तो आप चुकाएंगे तो नहीं चुकाने वाला है, ठीक है। ये घाटे को तो नहीं बढ़ाएगा। ऋण आप किसी और देश से ले लिए, ठीक है। मान लीजिए 10,000 आपका आय है, महीना में खर्च है आपका 15,000, तो 5,000 ऋण लिए हैं, तो ये ऋण लेना भी है पूंजीगत प्राप्ति, लेकिन ये जो है लौटाने वाला है, ठीक है। ये वाला जो आपका ऋण लेना है लौटाने वाला है। कुछ अन्य प्राप्तियाँ, जैसे अभी मैंने बात किया कि सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करना है, उससे बेच देना, ये सब भी जो है पूंजीगत प्राप्ति में ही आता है, ठीक है। उधारी लेना जो है पूंजीगत प्राप्ति है, प्लस जो आप ऋण दिए हैं पूरा का पूरा वापस ले लेना पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन ऋण पर जो ब्याज आएगा वो राजस्व है, और कोई भी आपका सार्वजनिक उपक्रम है उसका लाभ आएगा वो भी राजस्व आय में आएगा, ठीक है। F नंबर जो है आपका राजस्व घाटा, ये वर्तमान में जो है जीडीपी का 5.1% है। वर्तमान बजट 2021-22 है नहीं, अनुमान किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। ये कैसे निकलता है, सिंपल सा है। जैसे आप घाटा निकालते हैं तो इसमें जो आपका जो भी डाटा आया है कि राजस्व व्यय जो है कितना हो सकता है, जो अनुमानित डाटा आया है उसमें से राजस्व आय को घटा दीजिए। अगर राजस्व व्यय ज़्यादा है तो आपका घाटा होगा, और राजस्व आय अगर ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, सरप्लस होगा, लाभ होगा। आइए जी नंबर, आइए राजकोषीय घाटा, इसे मैंने समझा ही दिया है। जितना कुल व्यय है उसमें माइनस क्या करना है, राजस्व प्राप्ति, ठीक है। जो राजस्व से आय प्राप्त हुआ है केवल वही नहीं आपका माइनस करना है, बल्कि राजस्व प्राप्ति के साथ साथ जोड़ देना है ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियाँ, ठीक है। दूसरे रूप में इसको और समझ लीजिए, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक प्राप्ति प्लस उधारी एवं अन्य देयताएं, ठीक है। अगर सिंपल आप प्राप्ति घटाते हैं, अगर आय घटा दीजिएगा सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राप्ति आप घटाते हैं तो उसमें क्या करना है, मैंने अभी वीडियो में समझाया कि उधारी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तब जो है आपका निकलेगा राजकोषीय घाटा। बजट घाटा प्लस उधारी, जो सार्वजनिक आय माइनस सार्वजनिक प्राप्ति होता है, इससे पहले निकलता था। उस समय वर्ड यूज किया जाता था बजट घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा नहीं यूज किया जाता था। तो बजट घाटा में अगर उधारी को जोड़ देते हैं तो वो भी राजकोषीय घाटा है। तो बजट घाटा बराबर क्या होगा, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक प्राप्ति, उसमें अगर उधारी को जोड़ देते हैं तो वो राजकोषीय घाटा होगा। अब बजट घाटा का प्रयोग नहीं होता क्योंकि यह घाटे को सही तरीके से नहीं बताता था। एफडी को अच्छी तरह से समझिए, यह राजस्व व्यवस्था का मूल है। एफडी मीन्स फाइनेंशियल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। चलिए अब प्राथमिक घाटा आते हैं। तो देखिए राजकोषीय घाटा में अगर उस वर्ष का ब्याज भुगतान को आप घटा देते हैं तो क्या होगा, ये प्राथमिक घाटा है। क्योंकि ब्याज भुगतान जो भी हुआ है ये पिछले वित्तीय वर्ष का है, आगामी वित्तीय वर्ष का नहीं है। इसलिए प्राथमिक घाटा जब भी आपका आएगा, प्रश्न आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो राजकोषीय घाटा में चालू वर्ष का ब्याज भुगतान जो भी आपका है ब्याज भुगतान उसको घटा देना है, तो इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। क्लियर। तो घाटा जो है कुछ कमी दिखने लगता है। फिर उसके बाद आइए FRBM एक्ट 2003, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, 2007-08 तक ही लक्ष्य था राजस्व घाटा को 0.5% तक लाना, राजकोषीय घाटा को 3% तक लाना। हालांकि पिछले बजट में कोरोना के कारण इसे 3.5% कर दिया गया है, राजकोषीय घाटा को 3.5% तक रखने की छूट दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनावश्यक उधार नहीं लेना, एक ये भी था कि मनमाने तरीके से सरकार उधार नहीं ले रिजर्व बैंक से, नहीं तो क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ता है। 2016 में NK सिंह की अध्यक्षता में FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए एक समिति बनी थी, बैठक भी उसकी हुई थी, हालांकि उसके सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। अब आइए प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसमें क्या है, जिस ढंग से आपने प्राथमिक घाटा में देखा कि राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है, उसी ढंग से प्रभावी राजस्व घाटा को भी बजट प्रारूप में शामिल किया जाता है, मैंने अभी बताया। तो उसमें राजस्व घाटा में उन राजस्व व्ययों को हटा दिया जाता है जो पूरी पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, स्कूल बिल्डिंग बनाया गया, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाया गया,
या सिंचाई परियोजना, कुछ भी जो बहुत सारे समूह, एक बड़े समूह को लाभ देता है, तो पूंजीगत व्यय में शामिल होगा। लेकिन अगर अनुदान दिया जाएगा पूरी तरह से, कोई भी बिल्डिंग बना है कहीं पर, उसमें पूरी तरह से अनुदान दिया गया सरकार के द्वारा, ये तो आपका पूंजीगत वाले में होगा कि जो बनाया गया या ऋण दिया गया किसी को भी तो वापस होगा। लेकिन राजस्व वाले में पूरी तरह से अनुदान दे दिया गया, वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी खर्च अगर हुआ है राजस्व खर्च में, तो राजस्व घाटा में से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसी को कहा जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि जो भी इसमें अनुदान दिया गया उससे पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। चलिए अब 8 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सार्वजनिक प्राप्ति, ठीक है, वो जो है आपका किस तरीके से प्राप्त होगा। तो कर से जो बताया गया था कि 15.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होगा और 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है गैर कर से प्राप्त होगा। यहाँ पर वित्त मंत्री ने बताया कि जो पूंजीगत प्राप्ति है लगभग 17 लाख करोड़ रुपए, वो कैसे प्राप्त होगा। तो ऋण वसूली से प्राप्त होगा 13,000 करोड़ रुपए और उधारी से प्राप्त होगा 15 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ऋण लेंगे। और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होगा 1,75,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 1,75,000 करोड़ रुपए कैसे प्राप्त होगा, सार्वजनिक विनिवेश से। अब चलिए जान लेते हैं कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान किया गया है 2021-22 के बजट में। तो राजस्व घाटा जो है 5.1% का अनुमानित किया गया है, राजकोषीय घाटा का 6.8% अनुमानित किया गया है और प्राथमिक घाटा 3.1%, और ये जीडीपी का है, ठीक है। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ये लिया जाता है। अगर 2020-21 के अनुमानों को देखा जाए तो उस समय अनुमान काफ़ी कम रखा गया था, 2.7%। राजकोषीय घाटा हो गया 3.5%, 2.7 था राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा 0.4%। लेकिन देखिए वास्तव में जो अनुमान रखा गया था वो अनुमान बुरी तरह से, पूरी नहीं बोलिए, बुरी तरह से जो है आपका फेल हो चुका था, क्योंकि राजस्व घाटा देखिए 2020-21 में कोरोना के कारण 2.7% के अनुमानों के विरुद्ध 7.5% रहा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कि राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया था 3.5% 2020-21 में जीडीपी का, लेकिन रहा 9.5%, बहुत ज़्यादा घाटा रहा ये। उसी तरह से प्राथमिक घाटा जो 0.4% लक्षित किया गया था 2021 में, तो रहा आपका 5.9%। ये मुख्य परीक्षा में भी काम देगा, एक बार अभी रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा। लेकिन जो भी डाटा मैंने बताया 2021-22 के लिए कि राजस्व घाटा 5.1%, राजकोषीय घाटा 6.8% और प्राथमिक घाटा 3.1%, उसी को याद करना है। अब आइए 10 नंबर रक्षा क्षेत्र, ये राजस्व में आता है रक्षा क्षेत्र। इसमें कुल आवंटन जो इस बार किया गया है 2021-22 में 4,78,195 करोड़ रुपये। एवरेजली आप याद कर सकते हैं 4,75,000 या 5 लाख करोड़ रुपए भी कर सकते हैं। और पिछले वित्तीय वर्ष के अपेक्षा जो है इसमें 7.4% की वृद्धि हुई है। आइए 11 नंबर, अनुदान और सब्सिडी। कोरोना के कारण 2020-21 में 6 लाख करोड़ रुपए जो है अनुदान दिए गए थे, ठीक है। और 2021-22 में जो लक्ष्य रखा गया है वो 3,35,000 करोड़ रुपए का लगभग लक्ष्य रखा गया है। तो -44%, कितना कटौती हो गया, पहले 6 लाख करोड़ रुपए था और अभी हो गया 3,35,000 करोड़ रुपए, तो लगभग 44% की कमी आई है। अनुदान क्यों बढ़ा था आप तो समझ ही रहे हैं, तो इस बार तो ऐसा हो नहीं रहा, तो डाउन होना ही था। चलिए 12 नंबर ब्याज अदायगी को देख लिया जाए कि कितना इंटरेस्ट जो है पेमेंट करने का अनुमान वित्त मंत्री ने बताया है। तो ये भी राजस्व में आएगा, तो यह लगभग 8,09,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। 8 लाख करोड़ रुपए पहले ही मैंने बताया, 8.1 लाख करोड़ रुपए, तो इसको 8 लाख करोड़ रुपए याद कर सकते हैं। पिछले साल के अपेक्षा इसमें 17% की वृद्धि हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा। 13 नंबर में अब आइए कर प्रस्ताव, वो तो खर्चा का सेक्शन था सारा। अब आएगा कहाँ से, वो बताया था ना मैंने कि प्रस्ताव रखते हैं वित्त मंत्री, शुरू में शॉर्ट में जो बताया गया था। तो पहले प्रत्यक्ष कर के प्रस्ताव को देख लेते हैं। तो टैक्स स्लैब जो पिछला बार था इस बार भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं,
और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 से 7.5 लाख रुपए की आय तक 10% टैक्स। उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख जो इनकम वाले ग्रुप में आएंगे उन्हें 15% का टैक्स लगेगा इस आय पर, है ना। इससे कम आय का जो काउंट होगा ऊपर वाले पर ही होगा, वो आपके विषय का क्षेत्र नहीं है। और 10 से 12.5 लाख अगर किन्हीं का आय है तो 20%। देखिए 2.5 लाख का अंतर है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इधर 5% का अंतर है, तुरंत याद हो जाएगा। 12.5 से 15 लाख का सेक्शन 25% टैक्स। अब 15 लाख से ज़्यादा जो वार्षिक इनकम है, सारा जो है वार्षिक इनकम है, तो 30% टैक्स लगेगा। चूँकि एनुअल रिटर्न ही भरना पड़ता है इसलिए वार्षिक इनकम है, मंथली मत समझिएगा। अब आइए सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो इसका जो स्लैब पिछली बार ही समाप्त कर दिया गया था और ऊपर जो मैंने अभी जस्ट स्लैब बताया टैक्स स्लैब वही होगा 60 to 80 ईयर्स वालों के लिए भी। उनके लिए कोई विशेष अलग से स्लैब नहीं है, लेकिन 80 ईयर्स से अधिक जिन्हें सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है उनके लिए जो स्लैब था 2021 में वो इस बार भी लागू रहेगा। 5 लाख रुपए तक की आय छूट रहेगी, 5 से 10 लाख 20% और 10 लाख से ज़्यादा 30%। हालांकि इन्हें यह भी छूट दी गई है कि ये चाहें तो जो सामान्य टैक्स स्लैब है 2.5 लाख डिफरेंस वाला उसको भी ये अपना सकते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ये भी आ सकता है एग्जाम में, सीनियर सिटीजन का एज रेंज और सुपर सीनियर सिटीजन का एज रेंज, एज का कितना होता है 80 साल से ऊपर। अब आइए सरचार्ज के बारे में जान लीजिए आय पर, ठीक है। अगर 50 लाख से तक इनकम है तो कोई भी सरचार्ज जो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की आय है किसी की वार्षिक, तो उनको 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होगा। यानी कि जितना वो टैक्स देंगे ना, सरचार्ज का ही अर्थ हुआ, मान लीजिए कि उनका 1 लाख टैक्स बनता है तो 10% एक्स्ट्रा माने 10,000 और टैक्स में ही जुड़ेगा। ये नहीं कि 50 लाख का 10% या 1 करोड़ का 10%, वो मत सोचिएगा। टैक्स जितना देंगे उस पर 10% लगेगा। से आगे आते हैं 1 करोड़ से 2 करोड़ तक अगर किन्हीं का वार्षिक इनकम है तो 15% सरचार्ज टैक्स पर और देना होगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों के लिए 25%, 5 करोड़ से 10 करोड़ वालों के लिए 37% और 10 करोड़ से ज़्यादा के लिए 37%, ठीक है। ये बी नंबर में देखा जाए 75 वर्ष से अधिक नागरिकों को आयकर विवरणी भरने से छूट दी गई है। क्यों? आज़ादी का 75वां वर्ष जो है देश मना रहा है इसलिए। सी नंबर छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी से बचाने के लिए एक डीआरसी के गठन का प्रस्ताव है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, जो कोर्ट तक जाने से मामले को बचाएगा। डी नंबर पहली बार घर खरीदने पर आवास ऋण पर ब्याज में अधिकतम 15 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। और जो है ई नंबर में देखिए प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से अधिक अगर जमा रहता है तो जो 2.5 लाख से ऊपर वाला जितना भी है मनी उस पर जो भी ब्याज मिलेगा वो कर के दायरे में आएगा। मान लीजिए कि 5 लाख किसी का है प्रोविडेंट फंड में, तो 2.5 लाख तक जितना ब्याज मिलेगा उस जो है कर उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जो रेस्ट 2.5 लाख है उस पर टैक्स लगेगा। अब आइए 14 नंबर कर प्रस्ताव, और ये जो कर प्रस्ताव है अप्रत्यक्ष कर का, वहाँ तक प्रत्यक्ष कर का था, और इस अप्रत्यक्ष कर का उद्देश्य था घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। उसी को ध्यान में रखते हुए अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव रखा गया था वित्त मंत्री के द्वारा। ये नंबर जो है लोहा और इस्पात पर आयात शुल्क जो है कम कर दिया गया है। कॉपर स्क्रैप पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है, ठीक है। सोना और चांदी पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। कपास पर जो सीमा शुल्क है वो 0 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि कपास के जो आपके हैं निर्यात शुल्क, यानी कि अगर कपास बाहर भेजा जाता है तो अब 10% देना होगा। इसका उद्देश्य था कि कपास जो है देश में रुके और यहाँ के जो उद्यमी हैं उनको लाभ हो, सस्ता कुछ मिले ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले। उसी ढंग से सिल्क यार्न को भी
जो उसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए उसके सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया, यानी कि दूसरे शब्दों में निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया गया। कृषि के आधारभूत ढांचा के विकास के लिए कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर भी लगाने का प्रस्ताव रखा है वित्त मंत्री ने। ठीक है, प्रस्ताव इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि संसद के समक्ष रखा जा रहा है। इस संसद पर निर्भर करता है स्वीकार करे या नहीं करे। नहीं स्वीकार करेगी संसद तो सरकार जो है गिर जाएगी। कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर जो है वो कहाँ लगाया जाएगा? डीजल पर लगाया जाएगा, पेट्रोल और सोना के आयात पर लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ कृषि उत्पादों के आयात पर भी लगाया जाएगा। इससे कितना संभावना व्यक्त किया वित्त मंत्री ने आय हो जाएगा? तो 30,000 करोड़ रुपए का आय हो जाएगा। 15 नंबर आइए, अन्य बजटीय घोषणा। ये नंबर जो है 6 वर्ष के लिए 64,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा, वो चलता रहेगा। ये सब अन्य बजटीय घोषणा में है। पहले मैंने बता ही दिया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में क्या संभावना है। सार्वजनिक आय जो आपका हर सार्वजनिक व्यय कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, ये सब अन्य घोषणा में आपको देखना है। अन्य घोषणा में जो बी नंबर है, जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 5 वर्षों के लिए ही यह योजना होगा। यह आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि जल जीवन मिशन कितने वर्षों के लिए, कब तक हमेशा के लिए लागू है? तो ये 5 वर्षों के लिए, और इस पर जो खर्च होगा 2.87 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और इसका जो क्या वर्क होगा इसमें, तो 4,378 शहरों में 2.86 करोड़ नल जल कनेक्शन, ठीक है, घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे लगभग 3 करोड़ लोगों घरों में, और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन। अमृत शहर जो स्मार्ट सिटीज वगैरह हैं, तो वहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसमें खर्च किया जाएगा जल जीवन मिशन के तहत। सी नंबर जो है शहरी स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ये 2.0 का नाम दिया गया है सेकेंड जनरेशन के कारण। पहला जो स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा था, तो 5 वर्षों के लिए यह भी लागू होगा। जैसे जल जीवन मिशन 5 वर्ष के लिए, और शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी 5 वर्षों के लिए, और 2021 से 26 तक के लिए लागू होगा। और 1,42,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च का टारगेट रखा गया है। जल जीवन मिशन में 2,87,000, तो लगभग उसका आधा है। देखिए 2,87,000 है, 1,42,000 करोड़ रुपए है। शहरों को और अधिक स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आया है डी नंबर, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी कि लोगों को स्वेच्छा से एक मौका दिया गया है कि पुरानी गाड़ियों को हटाकर नई गाड़ियों को यूज करें। अभी कड़ाई सरकार नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि निकट भविष्य में कड़ाई भी करे, या पुराने गाड़ियों को 15-20 साल पुराने गाड़ियों को हटा दिया जाए। ये नंबर स्वदेशी निमोकोकल, ठीक है, तो ये वैक्सीन है एक तरह का निमोकोकल, जो वर्तमान में 5 राज्यों में दिया जा रहा है। इसका पूरे देश में विस्तार करने का लक्ष्य है, और इसके बाद पूरे देश में लगभग 50,000 बच्चों को यह टीका दिया जाएगा और उनकी जान बचाई जाएगी निमोनिया से। एफ नंबर है, कोरोना वैक्सीन हेतु 2021-22 के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार आ सकता है। जी नंबर, स्वास्थ्य विभाग को 2.24 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। पिछले साल जो था आपका जितना था उससे 137% अधिक है। 2,24,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को, और उसमें से कोरोना वैक्सीन जो है उसी में से 2,24,000 करोड़ में 35,000 कोरोना वैक्सीन के लिए। आगे आइए, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा, शॉर्ट में MITRA, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क नामक योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जानी है। इम्पोर्टेंट है, मित्रा का फुल फॉर्म भी आ सकता है, और कितने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी है। भारतीय रेलवे पर अब आ जाइए। रेलवे के लिए जो है इस बजट में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1,07,000 करोड़ रुपया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। रेलवे लाइन जो है आपका बिछाना या इलेक्ट्रीफाई करना, या जो है आपका स्टेशन वगैरह का निर्माण। तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की भी एक घोषणा की गई है।
1,10,000 करोड़ रुपये आवंटन है रेलवे के लिए, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रेलवे रेल योजना जो है 2030 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके द्वारा भविष्य के लिए रेलवे को तैयार किया जाएगा। 2021-22 में रेलवे से 1,98,810 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी, यह अनुमान किया गया है, जिसमें से यात्री जो ट्रेन है उससे 61,000 करोड़ रुपये और मालगाड़ी से 1,37,810 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। 2021-22 में जो आपका प्राप्ति की संभावना व्यक्त की गई है कि यातायात से जो प्राप्त आय होंगे टोटल, ठीक है, 2,17,000 करोड़ रुपये और संचालन व्यय जो लगेगा रेलवे का 2,08,499 करोड़ रुपये। आइए जे नंबर देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए कितना स्वीकृत किया गया इस बजट में? तो 2021-22 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है बैंकों के लिए, सार्वजनिक बैंकों के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आया करता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी आधार पर अब जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो है विनिवेश अब भारत सरकार करेगी। एक जो है आपका किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना, OGS ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की शुरुआत की गई है और इसके तहत जो जल्द खराब होने वाले 22 फसलों को शामिल किया जाएगा ताकि उनके प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो। एम नंबर जो है कृषकों को 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। सब अनुमानित है क्योंकि ये बजट है। यह 2020-21 में जो था 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य था, हालांकि पूरा नहीं दिया जा सका था कोरोना के कारण। आगे आइए, इस वर्ष देश में डिजिटल जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कितना आवंटन किया गया है? 3,768 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है जनगणना पर। वित्त मंत्री ने ही यह जानकारी दी है। तो ये जो है आपका डाटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है पुर्तगाल गोवा से आज़ाद होने का जुबली वर्ष मना रहा है। 1961 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो जुबली वर्ष उसका मना रहा है, यानी कि लगभग 60 इयर्स हो चुके हैं। आइए, उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी है और इस संदर्भ में एक विधेयक लाया जाएगा, वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी है। एक और इम्पोर्टेंट है, लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने इस बजट की प्रशंसा की है। देखिए, बजट जो है वास्तव में फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ थैला होता है, फ्रेंच वर्ड है और इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य मंत्रालय जो है भाग लेते हैं। मंत्रालय और विभागों की मांग, अनुमानित व्यय को डिमांड वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सितंबर से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संचित निधि से खर्च करने के लिए जो है विनियोग विधेयक को पारित करवाना पड़ता है आर्टिकल 114 के तहत। और जो भी बजट में कर प्रस्ताव लाए गए हैं उसकी स्वीकृति जो है संसद से 75 दिनों के अंदर ले लेनी होती है। हालांकि इसकी स्वीकृति बहुत जल्दी ले लेती है, 75 दिन का वेट नहीं किया जाता है क्योंकि 75 डेज अत्यधिक होता है। तो इससे जो है आपका कर प्रस्तावों को जो अनुमति लिया जाता है आर्टिकल 117 के तहत, यही है आपका वित्त विधेयक। इसके अलावा जब अनुदान मांगों पर, यानी कि अनुदान मांग का अर्थ हुआ कि जो भी मांग किया जाता है अलग अलग विभाग और मंत्रालय के द्वारा, तो उस पर जब भी चर्चा चलती रहती है संसद में तो सांकेतिक रूप से कुछ कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। सांकेतिक होता है पूरी तरह से, ठीक है। अगर नीति से कोई सदस्य सहमत नहीं है तो नीति कटौती प्रस्ताव ला सकता है, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसमें कहा जा सकता है कि 1 रुपये कम की जाए, यही संकेत है नीति कटौती का, ठीक है। सांकेतिक कटौती में कहा जाता है कि मांग की राशि 100 रुपये कम की जाए, ठीक है। यह आया है जेपीएससी में, 5वीं जेपीएससी में यह आ चुका है क्वेश्चन। तो सांकेतिक कटौती जो हुआ 100 रुपये कम की जाए, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका टोकन कट हुआ। उसके बाद आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, इकोनॉमिक कट मोशन, मांग की राशि एक निश्चित राशि कम कर दी जाए, ठीक है।
तो ये हुआ आपका तीनों कटौती, 1 रुपया और 100 रुपया। जरूर याद रखिएगा, 100 रुपया कम सांकेतिक कटौती और 1 रुपया कम कटौती प्रस्ताव, सॉरी नीति कटौती। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट में 1 रुपया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 रुपया और 100 रुपया में, नहीं तो बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज हो सकते हैं। इस ढंग से जो है आपका बजट समाप्त होता है। निश्चित रूप से बजट और आर्थिक जो समीक्षा है ये बहुत ही टफ पार्ट होता है आपकी तैयारी का, लेकिन इसमें मैंने लगभग हर पक्ष को शामिल कर दिया है और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, 1 घंटा समय दे करके, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा इसका परीक्षा में। और जो 15वें वित्त आयोग से संदर्भ है उसका संक्षिप्त जो है क्लास मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद झारखंड और जेपीएससी फर्स्ट पेपर के कुछ नोट्स और भी प्रदान करता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।